हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चंस डिस्कस किए थे ईएमआई के। ईएमआई में लास्ट नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने 47 डिस्कस किया था। अब कुछ और अच्छे क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे। ईएमआई 12th में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है, तो इसलिए इसमें हमें थोड़े से क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा रखनी पड़ती है। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। मैं पढ़ के बताता हूँ। एक कंडक्टिंग वायर ए बी ऑफ लेंथ स्मॉल एल कॉमा रेजिस्टेंस स्मॉल आर एंड मास एम स्टार्ट स्लाइडिंग एट टी इक्वल टू 0 डाउन ए स्मूथ कॉमा वर्टिकल थिक पेयर ऑफ कनेक्टेड रेल्स एज शोन इन फिगर फुल स्टॉप। A uniform magnetic field V exists in the space in a direction perpendicular to the plane of the rails. Part A. Write the induced EMF in the loop at the instant when the speed of the wire is V. Part B. What would be the magnitude and direction of induced current in the wire? Part C. Find the downward acceleration of the wire at this instant. Part D. After sufficient time, the wire starts moving with constant velocity. Find this velocity. Part E. Find the velocity of the wire as a function of time. Part F. Find the displacement of the wire as a function of time. Part G. So that the rate of heat developed in the wire is equal to the rate at which the gravitational potential energy is decreased after steady state is reached. आफ्टर स्टेडी स्टेट इज रिस्ट। ओके, चलो ये देखिए, हमें कंडक्टिंग रेल दिया हुआ है यू शेप का। इस पे वायर एक ए बी है। ए बी वायर नीचे की ओर आ रहा है ऐसे, ठीक। इसका लेंथ एल है और रेजिस्टेंस हमें दे रखा है इसका स्मॉल आर, और मास इसका एम है, वो भी मैं लिख देता हूँ। और टी इक्वल टू 0 पे इसको हमने स्मूथ वर्टिकल यू शेप रेल सिस्टम पे रिलीज किया। चलिए अब बात करते हैं पार्ट ए में। राइट डाउन द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप एट एन इंस्टेंट व्हेन द स्पीड ऑफ द वायर इज वी। सिंपल, ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बी एल। स्पीड इसमें देखिए, हम इसमें स्पीड देखेंगे डाउनवर्ड ऐसे, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अपवर्ड दे रखी है, अपवर्ड टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। तो तीनों नॉर्मल हो गए, मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ और वेलोसिटी तीनों नॉर्मल हो गए, इसलिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, बी बी एल। अब बात करते हैं अपने पार्ट बी की। व्हाट वुड बी द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। अब ये नीचे की ओर आ रहा है, इसमें ये नीचे की ओर आ रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड आप देखेंगे आउटवर्ड हमें दे रखी है। तो बी क्रॉस बी करो, बी क्रॉस बी करेंगे तो इस केस में आपका इक्विवेलेंट डायग्राम बनेगा। तो इधर प्लस और इधर माइनस ई, और इंटरनल रेजिस्टेंस भी इसका स्मॉल आर जो दिया है वो दिखा सकते हैं। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई बाई टोटल रेजिस्टेंस जो कि स्मॉल आर है, बी बी एल बाई आर। आई इक्वल टू क्या होगा, बी बी एल बाई आर। ये आई हो गया, ठीक है। तो अब बात करते हैं अपने, अब एक बार मैं फिर बता दूं, डाउनवर्ड वेलोसिटी है, अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, बी क्रॉस बी करेंगे थंब इधर जा रहा है, मतलब इधर प्लस और इधर माइनस, इधर प्लस और इधर माइनस। तो ये जो करंट फ्लो होगी इसमें वो ऐसी होगी क्लॉकवाइज,
पॉजिटिव टू निगेटिव आता है, तो इसको अगर अपने नाम देना चाहें तो क्या होगा, क्लॉक वाइज। अब बात आती है पार्ट सी की, फाइंड द डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ द वायर एट दिस इंस्टेंट। हम हर पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते चलते हैं तो हमारे लिए आसान होगा। एम जी डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड होगा, क्यों, करंट ऐसे है, और एल क्रॉस बी करो, थंब आपका ऊपर जा रहा है, इट मीन्स मैग्नेटिक फोर्स ऊपर होगा। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, एम जी माइनस एफ एम इक्वल टू एम ए। एफ एम की वैल्यू क्या होगी, आई एल बी साइन 90, आई की जगह बी एल वाई आर, तो फिर क्या हो जाएगा, बी एल स्क्वायर बी स्क्वायर बाई आर, ये उठा के रखो तो क्या आ जाएगा, एम जी माइनस ए की वैल्यू ये आ जाएगी। अब देखिए कंटिन्यू वेलोसिटी चेंज होगी 100%, जब वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। इट मीन्स यहाँ पर एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट नहीं है, और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो उस कंडीशन में हम डायरेक्ट इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं, अपने को इंटीग्रेशन पे जाना पड़ता है अगर आगे रिक्वायरमेंट होगी तो। चलिए, ये बात आपका सी वाला हुआ। डी वाले में, आफ्टर सफिशिएंट टाइम द वायर स्टार्ट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। देखिए जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे एक्सेलरेशन घटेगा, और कभी ना कभी एक्सेलरेशन जीरो होगा। जब एक्सेलरेशन जीरो होगा तो ही कांस्टेंट वेलोसिटी आएगी, तो इसका नाम बी एम दिया है। ए बी सी डी, ये आपका डी वाला आ गया मैक्सिमम वेलोसिटी। ई वाला, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द वायर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। देखिए ये आपका वेरिएबल है एक्सेलरेशन, तो हम डायरेक्ट इसमें नहीं निकाल सकते हैं, तो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालने के लिए ए को हम लिखेंगे डी वी ओवर डी टी, और वो भी प्लस में, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है इसलिए डी वी ओवर डी टी प्लस में। जी माइनस बी एल स्क्वायर बी स्क्वायर अपान जी माइनस बी जीरो टू टी, और इनिशियल वेलोसिटी जीरो, फाइनल बी। तो इधर तो अपने को कोई समस्या नहीं है, ये सॉल्व करेंगे इंटीग्रेट करेंगे तो टी आ जाएगा। इसमें 1 अपान ए एक्स प्लस बी, तो क्या होता है 1 अपान ए एल एन ए एक्स प्लस बी, वो वाला रिजल्ट लगाना पड़ेगा हमें। तो 1 अपान माइनस जी माइनस बी एल स्क्वायर बी स्क्वायर अपान एम आर जीरो टू बी इक्वल टू टी। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं अभी अपने।
चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, लॉग बेस ई, पहले तो b रह जाएगा, बाद में b की जगह पे 0, यानी कि b माइनस, सॉरी g माइनस b, कहाँ से आ गया, g माइनस b स्क्वायर एल स्क्वायर अपान एम आर अपान b, लिमिट रखने के बाद, अपान जी, सॉरी लिमिट रखने के बाद, इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस b स्क्वायर एल स्क्वायर अपान एम आर टी। अब थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, तो लॉग बेस ई 1 माइनस बी स्क्वायर अपान एम जी आर, अब ऐसे लिख देंगे 1 माइनस बी चलो अब ये आ जाएगा। अब इसको वैसे तो कैलकुलेशन खुद कर सकते थे, ये हमने थोड़ा सा करके दिखा दी, इतनी ज़रूरत भी नहीं थी। आप लोग 1 माइनस ई की पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपान एम आर, तो बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम जी आर अपान बी स्क्वायर एल स्क्वायर 1 माइनस ई की पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपान एम आर। ये टाइम टी पे वेलोसिटी आ जाएगी। आप लोग करके सभी देख लेंगे खुद भी इंटीग्रेशन वगैरह, क्योंकि एग्ज़ाम में आप लोगों को खुद ही करना है। अब आगे क्या बोला है, ई वाला पार्ट हो गया। एफ, फाइंड डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो कुछ अपने को करना नहीं है, ये काम आप डी एक्स ओवर बी डी टी लिमिट 0 टू टी मान लेते स्टार्टिंग है, इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर अपने को मिल जाएगा। अब जी वाले पे आते हैं। जी वाले में क्या बोला है, शो दैट रेट ऑफ हीट डेवलप्ड इन द so that heat developed in the wire equal to the rate at which gravitational potential energy is decreased after steady state is reached। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अपनी क्या होगी, एम जी इंटू बी एम, ठीक है, अपने को एम जी इंटू बी एम, ठीक है। तो बी एम की वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों ने निकाली हुई है, एम जी, और ये क्या था, एम जी आर अपान बी स्क्वायर एल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एम स्क्वायर जी स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर आर अपान बी स्क्वायर एल स्क्वायर, ठीक है। ये ग्रेविटेशनल एनर्जी जिस रेट से डिक्रीज होगी स्टेडी स्टेट में आएगा। और दूसरा क्या बोला है, इक्वल टू हीट डिसिपेटेड, पी डी इक्वल टू क्या करेंगे, आई स्क्वायर इंटू आर। आई क्या होगा, बी 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 की जगह बी एम लिखेंगे, बी बी एल अपान आर स्क्वायर कर दो इंटू आर, और क्या आ गया, ये बी एम स्क्वायर एल स्क्वायर अपान आर, और बी एम की वैल्यू हमने जो अभी उठा के रखी है एम जी आर, यानी कि एम बी एम है, ये आपका हो जाएगा एम स्क्वायर जी स्क्वायर आर स्क्वायर अपान बी स्क्वायर
एल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इसको आगे हम लोग कंपेयर कर लेंगे। देखो ये जो पावर आपकी ग्रेविटेशनल पावर, ग्रेविटेशनल फोर्स की है वो, और ये वाली पावर आप देखिए बिल्कुल सेम आगे ही नहीं आगे। हाँ, इसको आगे अपने सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व कर लेंगे आंसर इसका अपने को मिल जाएगा। ठीक है, पूरा कैलकुलेशन करने के चक्कर में यहाँ तक सॉल्व कर लीजिएगा अपना आगे। ठीक है, आगे सॉल्व कर लीजिएगा क्या आता है, यहाँ तक मैं छोड़ देता हूँ, आगे आपको लगा लेना है, प्रूफ हो जाएगा। चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ अपने बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, कुछ कैलकुलेशन आप लोगों को अपने से करनी पड़ेगी, लंबी कैलकुलेशंस भी हैं वो आपको करनी है एग्जाम में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए ये 50 वाला क्वेश्चन हो गया। अब इसमें 55 वाले क्वेश्चन की बात करते हैं अपने। 55 वाला क्वेश्चन क्या है? फिगर 38E26 shows a straight long wire carrying a current small I and a rod of length small l coplanar with the wire and perpendicular to it. The rod moves with a constant velocity v in a direction parallel to the wire. The distance of the wire from the center of the rod is x. Find the motional EMF induced in the rod. देखिए सेंटर से रॉड हमें दे रखी है, सेंटर से रॉड की डिस्टेंस दे रखी है x, और ये लेंथ हमें दे रखी है l, और ये हो जाएगा, ये पोजीशन फिर क्या हो जाएगी x माइनस एल बाई 2, और ये वाली पोजीशन क्या हो जाएगी, ये x दिया, ये l बाई 2, तो ये हो जाएगा x प्लस एल बाई 2। जो नियर एंड है वो x माइनस एल बाई 2 पे, जो फार्दर एंड x प्लस एल बाई 2। फाइंड मोशनल EMF इंड्यूस्ड इन द रॉड। ओके, चलो भाई इसमें अपने बात करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट लेंगे जिसकी लेंथ है dy, और जो यहाँ से डिस्टेंस है y पे, और वेलोसिटी भी ऊपर की ओर है, वेलोसिटी भी ऊपर की ओर है। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड इस वायर की यहाँ पे देखेंगे तो क्लॉकवाइज करंट होने की वजह से कैसी होगी, इनवर्ड, कैसी होगी, इनवर्ड। तो इंड्यूस EMF वाले छोटे से पार्ट में क्या आएगा, B क्रॉस B करो, तो ये छोटा सा पार्ट बैटरी की तरह काम करेगा। इस कंडक्टर का हर छोटा पार्ट बैटरी की तरह काम करेगा, जिनका कॉम्बिनेशन सीरीज में माना जाएगा। तो अपने रिजल्टेंट EMF निकालने के लिए क्या कर सकते हैं
इस सब का इंटीग्रेशन बी डी बाई इंटू बी हो गया, और बी की जगह पे क्या रखेंगे, बी डी बाई, लॉन्ग वायर है तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई बाई, और ये डी ई हो जाएगा। अब अपने को जितना भी वायर की लेंथ है उस हर लेंथ में एक बैटरी बनेगी और सब सीरीज कॉम्बिनेशन में आ जाएंगी छोटी छोटी बैटरी। तो इंड्यूस ईएमएफ अपने कैसे निकालेंगे, देखो पहली बैटरी कहाँ पे मिलेगी, x माइनस एल बाई टू, लास्ट कहाँ मिलेगी x प्लस एल बाई टू, तो x माइनस एल बाई टू, और लास्ट कहाँ पे मिलेगी x प्लस एल बाई टू। ये हो जाएगा म्यू नॉट आई और 1/बाई का इंटीग्रेशन ln बाई लॉग बाई बेस ई। ये कैलकुलेशन तो खुद करने की चीज़ है तुम लोगों के। x माइनस एल बाई टू, आगे क्या हो जाएगा x प्लस एल बाई टू इक्वल टू म्यू नॉट आई बी अपॉन 2 पाई। बस ये वैल्यू आ जाएगी इंड्यूस ईएमएफ की। अपने को कुल मिला के ये है कि छोटी से एक पार्ट की बात करनी है, वो छोटा सा पार्ट एक बैटरी की तरह काम करेगा। उसके बाद फर्दर हम लोग रॉड के अंदर, कंडक्टर के अंदर जितने भी छोटे छोटे पार्ट्स हैं सब बैटरी की तरह मान लेंगे और सब सीरीज में आएंगे तो इंटीग्रेशन कर देंगे। ओके चलो फिर आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 58 वाले क्वेश्चन पे आते हैं। 58 वाला क्वेश्चन मैं रीड करके बताता हूँ। ए रेक्टेंगुलर मेटलिक loop of length small l and width b is placed coplanerally with a long wire carrying a current small I in figure 38E29. The loop is moved perpendicular to wire with a speed v. In the plane containing the wire and the loop, calculate the EMF induced in the loop when the rear end of the loop is at the distance a from the wire. Solve by using Faraday's law for the flux through the loop and also by replacing different segments with equivalent batteries. देखिए इसमें डिफरेंट बैटरीज वाला जो कंसेप्ट है उससे मैं बताता हूँ, दूसरे वाले मेथड से आप खुद देखेंगे। देखो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ की बात कर रहा है, कब, जब ये डिस्टेंस ए है और ये बी, सॉरी बी और ये एल दे रखा है और ये वी स्पीड से जा रहा है। इसको चलो हम मान लेते हैं पी क्यू आर एस, ऐसे मान लेते हैं। अब देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगी यहाँ पे खड़े होके आप देखेंगे इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट जाएगी। इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड होगी
और उस इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पी क्यू और आर एस में कोई इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगा क्योंकि इनकी लेंथ वेलोसिटी के पैरेलल है। ई पी क्यू और ई आर एस दोनों में जीरो, दोनों में इंड्यूस ईएमएफ जीरो होगा। ठीक है, कुल मिला के हमें किस में देखना है, क्यू आर और एस पी। किस में देखना है, क्यू आर और एस पी, इसी में देखना है। तो क्यू आर में क्या होगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड इसकी वो इनवर्ड ही होनी है और वेलोसिटी ये लेंथ भी, तो क्या होगा बी बी, और मैग्नेटिक फील्ड हम यहाँ पे देख लेते हैं बी क्यू आर, तो फिर ये आ जाएगा बी बी म्यू नॉट आई अपान 2 पाई, ये ए है और ये एल है, तो क्या हो जाएगा ए प्लस एल, क्या आ जाएगा 2 पाई ए प्लस एल। ऐसे ही हम बात करते हैं पी एस में। और एक चीज़ ध्यान रखना है, मैग्नेटिक फील्ड तो इनवर्ड है, तो इसमें ऊपर का टर्मिनल पॉजिटिव नीचे का नेगेटिव, इसमें भी ऊपर का पॉजिटिव नीचे का नेगेटिव। चाहे तो हम इसको ऐसे साइड में बना सकते हैं, ऊपर का पॉजिटिव और नीचे का नेगेटिव, ये क्यू आर। अब बात करते हैं पी एस में, बी बी पी एस इंटू बी, बी पी एस कितना होगा म्यू नॉट आई अपान 2 पाई ए। ठीक है, इसमें भी हम साइड में इसका डायग्राम बनाते हैं, P और S ये, और ये ऊपर प्लस और नीचे माइनस, तो रिजल्टेंट जो आएगा वो E इक्वल टू क्या आएगा, ई पी एस माइनस ई क्यू आर। इसको सॉल्व कर लेंगे, अपने को पता चल जाएगा। इसमें जो दूसरा मेथड इन्होंने बोला है यूजिंग फैराडेज लॉ वाला, यूजिंग फैराडेज लॉ वाला वो आप लोग खुद कर लेंगे। एक मेथड से मैंने बता दिया है, एक मेथड से आप खुद कर लेंगे। चलिए अब अपने आते हैं 59 वाले क्वेश्चन पे। 59 वाला क्वेश्चन क्या है मैं पहले बताता हूँ। A figure 38 E29 shows a conducting circular loop of radius small a placed in a uniform perpendicular magnetic field B. A thick metal rod OA is pivoted at the center O. The other end of the rod touches the loop at A. The center O and a fixed point C on the loop are connected by a wire OC of resistance capital R. A force is applied at the middle of the rod OA perpendicularly so that rod rotates clockwise at a constant angular velocity omega. Find this force. Okay. फिफ्टी 59 वाले क्वेश्चन की बात करते हैं अपने। क्वेश्चन बड़ा है, आंसर छोटा ही है इसमें। इसमें एक चीज़ आप अच्छे से समझ लीजिए कि जब भी कोई रॉड रोटेट करती है, ऐसे मान लेते हैं ये एंड ओ है और ये ए है, ऐसे रोटेट कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ हमने लिया, तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ होता है बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2। और किधर पॉजिटिव होगा, ऐसे रोटेट हो रहा है बी क्रॉस बी करो
तो अंदर की तरफ प्लस और बाहर की तरफ माइनस, ये होता है, सबको पता रहता है, बी एल स्क्वायर बाई 2। अब सेम मैनर में यहाँ पे ये रॉड ओ ए रोटेट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। अब आप करिए बी क्रॉस बी करेंगे तो इधर थम पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें जो इंड्यूस ईएमएफ होगा, रेडियस हमको, लेंथ हमको कितनी दे रखी है, उसके हिसाब से ए दे रखी है। तो जो इंड्यूस ईएमएफ यहाँ पे होगा वो होगा बी ए स्क्वायर ओमेगा बाई 2, ठीक है। ये इधर पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव। देखिए मैंने कैसे किया, मैग्नेटिक फील्ड आपकी अंदर की तरफ है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर दिया और ये ऐसे रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, ये मैं एक बार देख लेता हूँ। अच्छा क्लॉकवाइज दिया, सॉरी, एक क्लॉकवाइज दिया रोटेशन ओमेगा स्पीड से, तो क्लॉकवाइज रोटेशन दिया है तो बी क्रॉस बी करेंगे तो इधर प्लस होगा और इधर माइनस। फिर अपनी जो करंट की डायरेक्शन है वो ऐसे होगी, यहाँ पे डिवाइड होगी और यहाँ पे डिवाइड होके ऐसे फाइनली इकट्ठी होके इसके थ्रू फिर वापस आ जाएगी। जो करंट आएगी, करंट क्या होगी, आई इक्वल टू ई बाई आर। ई कितना दिया हुआ है, बी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2, यानी कि ये करंट हो गई। अब बात आती है, एक तो एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाया है, अब दूसरा मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा। अब इसमें जो हम बात कर रहे हैं वो करंट ऐसे है, ठीक है, और ये रोटेशन आपका जो हो रहा था वो, अरे क्लॉकवाइज दिया, सॉरी मैं कितना मिस्टेक कर दिया इसमें करने में, क्लॉकवाइज दिया हुआ है और क्लॉकवाइज ऐसे होगा, तो जल्दबाजी में इसको ऐसे कर देते हैं, कोई बात नहीं, डायरेक्शन आपकी खाली रिवर्स होंगी, क्लॉकवाइज दिया, सॉरी। इसमें तो जो एरो हैं वो उल्टे हो जाएंगे और कुछ नहीं है, ऐसे क्लॉकवाइज दिया है और क्लॉकवाइज मतलब ऐसे घूमेगा। तो क्लॉकवाइज दिया तो उसके हिसाब से इधर प्लस होगा बैटरी का, इधर माइनस होगा। अपने बी क्रॉस बी कर लेंगे ना, ऐसे, ये ऐसे रॉड है और ऐसे घूम रही है, तो बी क्रॉस बी करेंगे तब इधर प्लस और इधर माइनस जाएगा। तो इस तरीके से अब अपने मैग्नेटिक फोर्स की बात करेंगे रॉड ओ ए के ऊपर, तो बी आई एल क्रॉस बी, तो ये थंब ऊपर की ओर जा रहा है। हमने सेंटर के ऊपर ही एक्सटर्नल फोर्स लगाया हुआ है, सेंटर के ऊपर ही एक्सटर्नल फोर्स लगाया है और इसके सेंटर पे ही मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, एफएम। जो भी फोर्स लगता है वो हमेशा सेंटर ऑफ मास पे ही लगता है। अब अपने बात करेंगे कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी यानी एफ इंटू ए बाई 2। जो टॉर्क एक्सटर्नल फोर्स का होगा वही किसका होना चाहिए, मैग्नेटिक फोर्स। ए बाई 2 तो कट गए, तो आपका जो मैग्नेटिक फोर्स के बराबर ही एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगा, यानी कि आई ए बी साइन 90। आई ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया। इसमें एक बार मैं फिर बता दूं, थोड़ा सा एरो बनाने में मिस्टेक कर दी थी और क्वेश्चन को पढ़ने में हमने समझने में थोड़ी सी मिस्टेक की थी। क्वेश्चन में क्लॉकवाइज रोटेशन हमको दिया हुआ है। क्लॉकवाइज रोटेशन का मतलब ये इस तरीके से रोटेशन होगा। रॉड के अंदर मैंने पहले भी समझाया तो तुम्हें, ये अगर ऐसे रोटेट कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो बी क्रॉस बी करेंगे तो अंदर प्लस और बाहर माइनस। इसमें ऐसा रोटेशन अपने को दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बी क्रॉस बी करिए, थंब आपका बाहर की तरफ ए एंड की तरफ जा रहा है, यानी ए एंड प्लस होगा और ओ वाला नेगेटिव होगा। तो जो करंट की डायरेक्शन है उसके एरो हमारे इस तरीके से हो जाएंगे, यहाँ से करंट निकलेगी और ऐसे फिर वापस आ गई, और कुछ करंट यहाँ से ऐसे फिर वापस आ गई इस बैटरी में, और टोटल रेजिस्टेंस आर दिया हुआ है। तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई इक्वल टू ई बाई आर, बी ओ ए ओमेगा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2r। इसके बाद अपने को ये बोला हुआ है कि ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है,
तो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, इसका मतलब ये है कि इसमें रिजल्टेंट टॉर्क जीरो होना चाहिए, इसमें रिजल्टेंट टॉर्क जीरो होना चाहिए। तो रिजल्टेंट टॉर्क हमने देख लिया, एक तो एक्सटर्नल फोर्स का और दूसरा जो है मैग्नेटिक फोर्स का, देख लीजिए, और आई की वैल्यू ये उठा के रख देंगे। चलिए एक क्वेश्चन इसमें हमें और करना है, फिर थोड़ा सा जो थियोरेटिकल पार्ट है समझना है, वो देखते हैं। सिक्सटी थ्री वाला क्वेश्चन मैं रीड करके बताता हूँ पहले। ए वायर ऑफ मास स्मॉल एम एंड लेंथ एल कैन स्लाइड फ्रीली ऑन ए पेयर ऑफ स्मूथ वर्टिकल रेल्स in figure 38E31. A magnetic field B exists in the region in the perpendicular to the plane of the rails. The rails are connected at the top end by a capacitor of capacitance C. Find the acceleration of the wire neglecting any electric resistance. Okay. मान लेते हैं ये B स्पीड से नीचे आ रहा है, तो इंड्यूस ईएमएफ फिर से वही बात, बी क्रॉस बी करेंगे, इधर थम जाएगा, इधर पॉजिटिव होगा और इधर नेगेटिव। मतलब अगर हम इसकी बैटरी बनाएं तो कुछ ऐसी बनेगी, और इसका ईएमएफ कितना होगा, पी बी एल। ये ईएमएफ डायरेक्टली कैपेसिटर पे जाता जाएगा, तो इस ईएमएफ से कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा, सी बी होता है ना, सी इंटू ई, यानी सी बी एल इक्वल टू सी बी बी एल। अब कंटिन्यू वेलोसिटी बदलेगी तो इसलिए चार्ज भी बदलेगा, मतलब करंट भी होगी। आई इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू ओवर डी टी, फिर ये हो जाएगा सी बी बी एल डी बी ओवर डी टी। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बी एल इंटू ए। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाते हैं वायर का जी। तो इसमें डाउनवर्ड काम करेगा, करंट ऐसे फ्लो करेगी, और करंट की वैल्यू हमने पता कर ली। इस करंट के फ्लो होने से मैग्नेटिक फोर्स आप देखिए किधर लगेगा, अपवर्ड। तो फ्री बॉडी डायग्राम में मैग्नेटिक फोर्स भी चलो मैं अपवर्ड दिखा देता हूँ। अब नेट फोर्स से ये नीचे की ओर आता है, नेट फोर्स से नीचे की ओर एम जी माइनस एफ एम इक्वल टू एम ए। आई की जगह पे ये रख देंगे, तो फिर क्या आ जाएगा, सी ए एम प्लस सी बी स्क्वायर एल स्क्वायर। तो ए की वैल्यू आ जाएगी एम जी अपान एम प्लस सी बी स्क्वायर एल स्क्वायर। देखा जाए तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इसमें कोई भी टर्म बदलने वाला नहीं है। अगर अपने को वेलोसिटी निकालनी पड़े टाइम टी पे, डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़े, सारा का सारा हम इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स से कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट्स इट। यहाँ तक क्वेश्चन इसमें मोशनल ईएमएफ के थे, तो ढेर सारे क्वेश्चन मैंने इसमें डिस्कस कर दिए हैं आपके।
इसमें आगे की ओर जो है कुछ थोड़ी सी थियरी मैं बता देता हूँ सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन की। और इसमें जो डिके और ग्रोथ के क्वेश्चन ढेर सारे दिए हुए हैं, उसके लिए अलग से ही अभी लेक्चर एक और लेंगे। उसमें हम आर और सी का ग्रोथ और डिस्चार्जिंग, आर और एल का ग्रोथ और डिस्चार्जिंग, दोनों हम उसमें कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, थोड़ी सी थियोरेटिकल पार्ट रह गया इसमें, वो अपना डिस्कस कर लेते हैं। सेल्फ इंडक्शन का फिनोमेना। सेल्फ इंडक्शन में क्या होता है, अगर किसी लूप के अंदर करंट चेंज हो रहा है, तो करंट चेंज होने से लूप के अंदर ही अपने करंट चेंज होने से ही एक वोल्टेज जनरेट हो जाता है जो मेन करंट में चेंज को अपोज करता है, वो सेल्फ इंडक्शन होता है। और एक कॉइल में करंट चेंज हुआ, दूसरी वाली में जो इंड्यूस करंट या इंड्यूस वोल्टेज डेवलप होता है वो म्यूचुअल होता है। ठीक है, जनरली ऐसा होता है। ये कब काम करता है, जब हम करंट को स्टार्ट कराते हैं किसी लूप के अंदर, या करंट को रोकते हैं, स्टॉप करते हैं। ड्यूरिंग स्टार्टिंग और ड्यूरिंग एंडिंग ही ये फिनोमेना काम करता है। स्टेडी स्टेट में सेल्फ इंडक्शन की बात नहीं होती है, क्योंकि स्टेडी स्टेट में एक फिक्स करंट आ जाती है। चलिए, तो सेल्फ इंडक्शन वाला इसको थोड़ा सा समझते हैं, और इसका एक आध क्वेश्चन आता है। गैल्वेनोमीटर करंट के डिफ्लेक्शन को मेजर करने के लिए। ईएमएफ ई है बैटरी का, ये रियोस्टेट है। रियोस्टेट मतलब होता है एक तरह से वेरिएबल रेजिस्टेंस, और इसका इंडक्टेंस है एल। रियोस्टेट के थ्रू करंट चेंज करेंगे तो इसके अंदर एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है। ठीक है, तो जो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है उस वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एक लूप में फ्लक्स फाई और टोटल नंबर ऑफ टर्न एन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। तो इसको प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो ये एल आ जाता है। इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, एल कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ये हेनरी में रहता है। चलिए, अब इसमें अगर अपने इंड्यूस ईएमएफ लिखते हैं फैराडे लॉ से, तो ई इक्वल टू माइनस एन डी फाई ओवर डी टी, और ऐसे भी लिख सकते हैं एल डी आई ओवर डी टी। ठीक है, अब इसमें ये थोड़ा सा ध्यान हमें रखना है कि डी आई ओवर डी टी एक आपका इम्पॉर्टेंट टर्म है। इसका साइन क्या लेना है, कैसे लेना है, वो आगे अभी देखते हैं। ये तो इंड्यूस ईएमएफ आया, लेकिन इंडक्टर को लेके जब भी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, जब कैलकुलेशन करते हैं इंडक्टर को लेके, तब इसमें हमेशा ही टर्मिनल पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस आता है। तो वो हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर। तो E इक्वल टू आपका हो जाएगा, B इक्वल टू हो जाता है माइनस ई, यानी कि B इक्वल टू हो जाएगा एल डी आई ओवर डी टी। ठीक है, ये ध्यान रखना है अपने को। अब डी आई ओवर डी टी का क्या करना है, अगर करंट इंक्रीजिंग है तो उस कंडीशन में डी आई ओवर डी टी को हम पॉजिटिव लेंगे। मतलब करंट की डायरेक्शन में हम
ऐसी बैटरी लगा देंगे। अगर मान लो करंट डिक्रीजिंग है तो डी आई ओवर डी टी नेगेटिव आएगा, तो करंट की डायरेक्शन में हम ऐसी बैटरी लगा देंगे और वोल्टेज वही होगा एल डी आई ओवर डी टी। एक एग्जाम्पल से हम इसको समझ लेते हैं, ये काफ़ी काम का कंसेप्ट रहता है, इसमें कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे मान लो हमको ये एक सिस्टम दे रखा है, रेजिस्टेंस है ये 5 ओम, बैटरी है ये 10 वोल्ट और ये एल दिया हुआ है 1 हेनरी, ठीक है। और डी आई ओवर डी टी इसमें है 2 एम्पियर पर सेकेंड और इंक्रीजिंग दे रखी है। ये टर्मिनल हम ए मानते हैं और ये वाला टर्मिनल बी मानते हैं, और करंट आई जो फ्लो हो रही है कंटिन्यू वो 1 एम्पियर हो रही है, ठीक। तो अपने को बी ए माइनस बी भी निकालना है। इस तरह का क्वेश्चन जो है बहुत बार आया है, जेई में भी, एडवांस में भी पूछा गया है। तो इधर से करंट इसमें एंटर कर रही है, दूसरा डायग्राम हम बना लेते हैं। जब करंट इसमें एंटर कर रही है इधर से, तो ये प्लस और ये माइनस, और बैटरी में तो प्लस माइनस अपने चेंज कर नहीं सकते। इंडक्टर में भी देखो इंक्रीजिंग करंट है, इंक्रीजिंग करंट है, तो इंडक्टर के लिए जो वोल्टेज होगा एल डी आई ओवर डी टी, डी आई ओवर डी टी पॉजिटिव ही लेना, एल की वैल्यू 1 है, डी आई यानी 2 वोल्ट, तो इधर पॉजिटिव टर्मिनल इधर नेगेटिव, ठीक है। ये देखो इधर इंडक्टर को भी बैटरी बनाएंगे, तो जिधर से करंट एंटर हो रही है उधर से प्लस, जिधर से लीव हो रही है उधर माइनस आएगा। तो फिर ये क्या होगा, ये 10 वोल्ट और ये होगा 2 वोल्ट। अब अपने बी ए माइनस बी बी इक्वल टू क्या होगा, आई इंटू आर, आई कितना है 1 और आर कितना है 5, प्लस, फिर प्लस आ रहा है तो प्लस ही लेंगे 10, फिर प्लस आ रहा है तो प्लस ही लेंगे 2, तो फिर क्या आ जाएगा ये 17 वोल्ट। तो अपना इस तरीके से हम लोग सेल्फ इंडक्शन को मेनली अपने को ये कंसेप्ट समझने के लिए इसको यूज़ करना है। चलिए अब इसमें एनर्जी ऑफ द बैट इंडक्टर, ये मान लो इंडक्टर है, आई करंट फ्लो हो रही है, इंडक्टेंस एल है। तो अपने को मालूम है B इक्वल टू क्या होगा एल डी आई ओवर डी टी, और जो एनर्जी चेंज इन एनर्जी होगी E ओवर डी टी में, वो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट मतलब बी डी क्यू के बराबर होगी। बी की जगह पे एल डी आई ओवर डी टी आ जाएगा, डी क्यू की जगह पे आई डी टी आ जाएगा, डी टी चला गया तो इंटीग्रेट कर लेंगे हम यू टू आई टू माइनस आई वन का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा लिमिट रखने के बाद, इंटीग्रेट करने के बाद। अब इसमें ये ध्यान रखना है, जैसे कैपेसिटर में एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होती है, सेम मैनर में इंडक्टर में एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होती है। अगर हमने आई वन जीरो लिया तो यू वन जीरो होगा, आई टू हमने आई लिया तो यू टू यू होगा, तो यू इक्वल टू क्या होगा एल आई स्क्वायर, और ये मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होते हैं, ठीक। और इसमें हम लोग आगे इसका यूज़ होगा
ये एनर्जी डेंसिटी होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी। किसी भी स्पेस के अंदर, किसी वॉल्यूम के अंदर एनर्जी टोटल निकालनी पड़े तो एनर्जी डेंसिटी लेके कंसेप्ट लगाना पड़ता है। बी मतलब फील्ड जिसके अंदर हमने वॉल्यूम को रखा हुआ है, b²/2 म्यू एप्सिलॉन नॉट। मीडियम आएगा तो म्यू नॉट इंटू म्यू आर भी आ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं हम इसमें थोड़ा सा म्यूचुअल इंडक्शन की। म्यूचुअल इंडक्शन के फिनोमेना पे ही ज़्यादातर मशीनरी, इलेक्ट्रिकल मशीनरी काम करती है। जैसे मोटर के अंदर दो कॉयल होते हैं, एक में करंट देते हैं, एक करंट देने से दूसरे में इंडक्शन होता है। जनरेटर में भी यही होता है, ट्रांसफार्मर में भी यही होता है। जब एक कॉयल के अंदर, एक लूप के अंदर करंट दी जाती है, उसका इफेक्ट दूसरे में आता है, दूसरे में इंड्यूस करंट डेवलप होती है, तो इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। थोड़ा डायग्राम समझ लेते हैं अपने। ये देखो, ये प्राइमरी कॉयल हो गए जिसमें करंट हम I1 फ्लो करा रहे हैं, ठीक है। इसी के पास में हमने दूसरी कॉयल रखी, इसमें टर्न N1 मान लो, इसमें टर्न N2 मान लो, ठीक है। तो जब भी हम प्राइमरी, इस केस में जब भी प्राइमरी के अंदर कोई चेंज करेंगे करंट का, तो इसका जो भी फील्ड है वो इसके अंदर तो होगा ही, स्पेस में फील्ड अराउंड, ऑल अराउंड कॉइल होता है, तो इसके अंदर फ्लक्स चेंज होगा, इसमें भी करंट डेवलप हो जाती है। यही म्यूचुअल इंडक्शन है। जिसमें करंट अपने चेंज करते हैं वो प्राइमरी, और जिसमें डेवलप होती है वो सेकेंडरी। ये सब बहुत अच्छे से तुम लोगों ने पढ़ा ही होगा, थोड़ा आइडिया के लिए बता रहा हूँ। ये प्राइमरी कॉइल और ये सेकेंडरी। तो सेकेंडरी में जो आपका इंड्यूस ईएमएफ होता है वो इस तरीके से दिया जाता है, m कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। N2 total number of turns in secondary, N1 total number of turns in primary, phi 2 एक सेकेंडरी के लूप में कितना फ्लक्स है वो है, I1 क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू द प्राइमरी। अब सेकेंडरी में इंड्यूस ईएमएफ क्या आएगा, माइनस dy/dt N2 phi 2, और इसकी जगह पे बस ये आ जाएगा सेकेंडरी में इंड्यूस ईएमएफ। अब एक दो एग्जांपल मैं म्यूचुअल इंडक्शन का एक दिखा देता हूँ। देखो एक एग्जांपल अच्छे से समझ लेते हैं। हमने ये लॉन्ग वायर लिया, इसको हमने प्राइमरी माना, और इस लॉन्ग वायर से ये डिस्टेंस पे ये, और ये हमें दे रखी है L, और ये दे रखी है B। तो इन दोनों के बीच कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन निकालना है। इसको हम प्राइमरी मानते हैं और इसको सेकेंडरी। नंबर ऑफ टर्न N1 और N2 दोनों 1 है, कोई दिमाग हमें नहीं लगाना है, ठीक है। अब इसके अंदर फ्लक्स कितना है इसका, यही मेन काम है ना, phi 2 निकालना। तो फ्लक्स निकालने के लिए हमने क्या किया,
एक dx थिकनेस की स्ट्रिप ली, यहाँ से x डिस्टेंस पे dx थिकनेस की स्ट्रिप ली, तो इसके अंदर जो फ्लक्स होगा डी फाई वो आ जाएगा बी डी ए। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर 2 पाई/x, ये लॉन्ग वायर हमने लिया हुआ है। और इसका एरिया क्या होगा, बिट तो बही रही, हमने dx कर दी तो क्या हो जाएगा b इंटू डी एक्स। तो अपने पूरा फ्लक्स निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक स्ट्रिप्स मिलेंगी, क्या होगा म्यू नॉट आई b/2 पाई dx/x, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन a टू a प्लस एल। ये पहली स्ट्रिप और ये लास्ट स्ट्रिप, ठीक है। तो म्यू नॉट आई b/2 पाई ln x, ये हो जाएगा a टू a प्लस एल, मतलब म्यू नॉट आई b/2 पाई, ये क्या हो जाएगा ln a प्लस एल माइनस, यानी म्यू नॉट आई b/2 पाई ln a प्लस एल अपान ए। अब अभी हमने क्या पढ़ा, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने के लिए N2 phi2 इक्वल टू MI1। N2 1, phi2 मतलब जो टोटल फ्लक्स हमने निकाला, म्यू नॉट आई b/2 पाई ln a प्लस एल अपान ए इक्वल्स टू MI, आई से आई चला गया, तो m इक्वल टू क्या आएगा म्यू नॉट b/2 पाई ln तो ये आ जाएगा दोनों के बीच में कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। मतलब ये है कि हमें प्राइमरी का मैग्नेटिक फील्ड पता होना चाहिए, सेकेंडरी के अंदर क्या है। अगर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है तो इंटीग्रेशन से एक लूप के अंदर निकालेंगे, कांस्टेंट है तो डायरेक्टली b इंटू ए आ जाएगा और फॉर्मूले में रख देंगे, आंसर अपने को मिल जाएगा। चलिए, इसमें इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड रह जाता था, वो नहीं किया है, वो भी अपने कर लेते हैं। देखिए, हम लोगों ने शुरू में ही पहले लेक्चर में ये पढ़ा था कि इंड्यूस ईएमएफ होने के लिए हमारे पास 3 क्वांटिटी में से कोई एक बदलनी चाहिए। 3 में से एक बदलनी चाहिए। 3 में से एक कौन सी होती है, वो होती है एरिया में चेंज। दूसरा होता है एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच के एंगल का चेंज। और तीसरा होता है मैग्नेटिक फील्ड में खुद चेंज। और ये तीनों की तीनों क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होनी चाहिए। हमने दोनों पहले दोनों को कवर कर लिया है। थीटा के चेंज होने से भी क्वेश्चन कर लिए हैं, एरिया के चेंज होने से भी क्वेश्चन कर लिए हैं। एरिया का चेंज ही आपका मोशनल ईएमएफ बोला जाता है। तीसरा, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विद टाइम, ये अपने को डिस्कस करना है। चलिए, इसमें हम लोग बात करते हैं। हमने देखिए कोई टाइम बेयरिंग मैग्नेटिक फील्ड ली हुई है इनवर्ड, टाइम बेयरिंग मैग्नेटिक फील्ड ली हुई है इनवर्ड। ये
dB/dt और इंक्रीजिंगली। अब इसके अंदर हमने कोई लूप रख दिया है ऐसे, अच्छे से बात को समझते हैं। और लूप की रेडियस चलो हम स्मॉल r ले लेते हैं। हमने ये लूप रख दिया। जब टाइम बेरिंग मैग्नेटिक फील्ड और इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो इसको रोकने के लिए, इसको डिक्रीज करने के लिए, कमज़ोर करने के लिए लूप की खुद की मैग्नेटिक फील्ड कैसी होनी चाहिए? आउटवर्ड। लूप की खुद की मैग्नेटिक फील्ड कैसी होनी चाहिए? आउटवर्ड होनी चाहिए। तो इसके लिए मैग्नेट करंट कैसी फ्लो? इंड्यूस एंटी क्लॉकवाइज। और इंड्यूस करंट अपने किधर मानेंगे? पॉजिटिव चार्ज फ्लो की डायरेक्शन में। और पॉजिटिव चार्ज हमेशा किधर फ्लो होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। इट मीन्स इसमें जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी, उस सर्कुलर लूप के फॉर्म में। और इसका वर्क डन जीरो नहीं होगा। आप कैलकुलेट करके भी देखेंगे, ये जब क्लोज लूप के फॉर्म में आ गई तो इसका मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगा, इसीलिए नॉन कंजर्वेटिव होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कंजर्वेटिव नहीं होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंजर्वेटिव होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव होता है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, बट ड्यू टू टाइम बेरिंग इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉन कंजर्वेटिव होता है। वो यहाँ पे अपने हम लोगों ने क्या पढ़ा है? E इक्वल टू माइनस d∅/dt। ई की जगह पे अपने क्या लिख देंगे? क्लोज इंटीग्रेशन E.dl। ठीक है। और फाई की जगह बी ए, हम इसमें मॉडुलस ही ले लेते हैं। और टाइम बेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, अब क्लोज इंटीग्रेशन जीरो नहीं आ रहा है, ये नॉन कंजर्वेटिव होने का सबसे बड़ा सबूत मिल गया हमें। ई और डी एल यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 2πr, और ए क्या हो जाएगा? πr² dB/dt। पाई आपका पाई चला गया, आर से आर चला गया, तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी? r/2 dB/dt। ठीक। एक बात और ध्यान रखना है, जहाँ पे गलती अक्सर लोग करते हैं वो ये है कि हमें एरिया वही लेना है जिसके अंदर फील्ड चेंज हो रही। मान लो फील्ड कम एरिया में है और लूप बड़ा एरिया में है, तो हम ऐसा नहीं कि पूरा एरिया लेंगे। लेंथ हमें वो लेनी है जहाँ पे आप क्लोज लूप बना रहे हैं, जिस बाउंड्री पे क्लोज लूप कवर कर रहे हैं। और एरिया वो लेना होता है जिसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। यही मिस्टेक का पॉइंट एक मैंने देखा है मिलता है लोगों को। अब एचसीबी में एक क्वेश्चन इसका दिया हुआ है, वो अपने डिस्कस कर लेते हैं। चलिए। 64 वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट इन ए सिलेंड्रिकल रीजन, कॉमा shown dotted in figure 38E22. The magnetic field increases at a constant rate dB/dt. Consider a circle of radius small r coaxial with the cylindrical region. Part A. Find the magnitude of electric field E at on this circumference of circle. Part B. Consider a point P on the side of the square circumscribing the circle so that the component of induced electric field at point P along BA is same as magnitude as find in part B. देखो,
ये पूरे सिलेंड्रिकल रीजन में अपने को मैग्नेटिक फील्ड गिवन है और रेडियस आर के अंदर अपने को बात करनी है। चलिए, ये रेडियस आर का सर्कल है। तो अभी हमने जैसे पढ़ा था, कोई समस्या नहीं है, क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ए डी वी ओवर डी टी, और ये कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रहा है और इनवर्ट, तो इसको डिक्रीज कराने के लिए एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। मतलब ये है कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड भी एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। इधर अपने सॉल्व करेंगे E इंटू 2πr और इधर पाई आर स्क्वायर और ये डी वी ओवर डी टी। पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, E इक्वल टू क्या है? ठीक है, ये पार्ट हमारा बी ए आ जाएगा। और बी वाले में क्या बोला था? कंसीडर ए पॉइंट पी ऑन द साइड ऑफ द स्क्वायर circumscribing the circle so that the component of induced electric field at P along the BA is same as magnitude found in part A। तो चलिए, अगर हम लोग इसमें स्क्वायर ले लेते हैं जिसके अंदर जस्ट ये सर्कल है, अगर ये स्क्वायर ले लेते हैं जिसके अंदर ये सर्कल है, ठीक है, तो इसका मतलब इसकी लेंथ हो जाएगी 2r, वो हम बाद में रख देंगे। अब आप देखिएगा E डॉट डी एल इधर करेंगे एक बार B2A फिर A2D, इस तरीके से चारों तरफ हम करेंगे इसको इंटीग्रेट, तो देखो क्या आएगा रिजल्ट। E डॉट डी एल इक्वल्स टू ए डी बी ओवर डी टी। ठीक, अब E डॉट डी एल मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और लेंथ का डॉट प्रोडक्ट, B2A फिर A2B फिर D2C फिर C2B, ये हम करके देखेंगे। तो E इंटू क्या आ जाएगा 4L टोटल लेंथ। हम कंपोनेंट की बात करते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट साइड के अलॉन्ग आएगा वो E ले लिया हमने, E इंटू 4L, और ये आपका क्या आ जाएगा साइड L स्क्वायर। ठीक है, तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा L/4 dB ओवर dt, और L की वैल्यू कितनी है 2r, तो फिर ये क्या हो जाएगा R/2 dB ओवर dt। मतलब ये है कि हम लोग अगर साइड के अलॉन्ग, जो सर्कल के अंदर था, साइड के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जो सर्कल की बाउंड्री पे था उसका कंपोनेंट देखेंगे तो ये वैल्यू आ रही, देखो देखिए R/2, सेम यही अपने से प्रूफ करने को बोल रहा था। ठीक है, यही प्रूफ करने को अपने को बोल रहा था। और वैसे भी आप मैथमेटिकली सॉल्व ना करें, लॉजिकली, यहाँ पे दोनों टच हो रहे हैं, स्क्वायर और सर्कल टच हो रहे हैं बाउंड्री पे, जहाँ पे जितने मान लो डीएल लेंथ में टच हो रहे हैं, तो डीएल लेंथ के लिए अगर आप ई डॉट डी एल करेंगे तो दोनों में सेम आना चाहिए। वो सेम तभी आएगा जब वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम होगी। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने इसमें मोशनल ईएमएफ, बेसिक फैराडे लॉ, लेंज लॉ, मोशनल ईएमएफ बहुत डिटेल में किया, ढेर सारे क्वेश्चंस किए। कैलकुलेशंस आप लोग चेक कर लेना, कैलकुलेशंस अल्टीमेटली आप ही को करनी है एग्ज़ाम में। और दूसरा
सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन भी सीख लिया है। और इसके बाद हम लोग इसमें जो डीके और ग्रोथ वाला टॉपिक रह जाता है उसमें अगले लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करेंगे। उसके साथ में ही हम लोग चार्ज की ग्रोथ और चार्ज की डीके मतलब आरसी सर्किट की भी बात कर लेंगे। दोनों में लगभग एक ही कंसेप्ट लगता है, डिफरेंस वहाँ पे आरसी होता है, यहाँ पे आरएल होता है, तो उस उतना ही डिफरेंस है, फार्मूले एक जैसे होते हैं। तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। और हम लोगों को मिले हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, फिजिकली नहीं मिल पाए हैं, बट आई होप कि वेरी सून वी विल मीट। और तुम लोग अच्छे से घर पे पढ़ाई कर रहे होगे, कोई परेशानी आती है या आएगी तो वो अपने मिलने पे आगे फिर देखेंगे किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। बहुत सी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि जो अपनी सॉल्व हो जाती हैं लेक्चर देखने के बाद, फिर भी कुछ ऐसे रहते हैं जिनको हम लोग आमने सामने मिलेंगे तो उनका डिस्कशन करेंगे तो समझेंगे, तभी हमारे लिए ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएंगे। I hope you people are enjoying and take care. Okay.